La China me va a decir, अरे भैया तू ऐसे भैया बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए। गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। प्लेन मिरर, एनसीईआरटी में प्लेन मिरर कम दिया है। बेटा हम आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें एक बार हम आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड रिवाइज करा दे रहे हैं कि प्लेन मिरर अगर आप नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के इतना पढ़ेंगे, तो आपका आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वीक हो जाएगा। You cannot move a video while people are pinned. ऑप्टिक्स का पीडीएफ दे दे। अच्छा बेटा, ट्राई टू ये पीडीएफ। ये देखिए बेटा, हम लोगों ने, मैंने लास्ट ईयर बच्चों को ऑप्टिक्स इसी से पढ़ाई थी, और थोड़ा सा कुछ चीजें और ऐड कर दिए थे, क्वेश्चंस भी हमने ऐड कर दिए थे। और बेटा एक पीडीएफ हमारे पास है, उससे हम जितनी भी चीजें हैं एक तरफ से इसको करते चलते। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। जल्दी से बाय बाय टाइप करिए। रेडी हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए। तो एक बात तो ये है कि हम जितने भी हमारे ऑप्टिक्स के, बेटा हम ना ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कि ऑप्टिक्स में बेटा हम लोग जो है ना रे ऑप्टिक्स डिस्कस करते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। और हमारी जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स याद रखिएगा, इसमें हमें रे डायग्राम ड्रॉ करके, इमेज ड्रॉ करके सारी चीजों को बताना पड़ता है। वेव ऑप्टिक्स जो होती है ना, फिजिकल ऑप्टिक्स जो है उसमें वेव ऑप्टिक्स आ जाती है और क्वांटम ऑप्टिक्स आ जाती है। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं जितनी भी चीजें हम लोग ना इंटरफेरेंस और
हम लोग जो डिफ्रैक्शन वगैरह है इसको वेव ऑप्टिक्स जो है तो हम लोग जो है ना वेव ऑप्टिक्स में कंप्लीट करेंगे। क्वांटम ऑप्टिक्स का मतलब होता है मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। बेटा सोर्सेज जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, या तो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं या नॉन ल्यूमिनस होते हैं। अब अगर हमारे सोर्सेज जो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं उनमें जैसे हमारा सन है या कोई भी स्टार है वो हमारा सेल्फ ल्यूमिनस है, और जो हमारा जिनकी अपनी ओन लाइट होती है ना, अपनी ओन लाइट होती है उसको सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं। और नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं बेटा जिनकी अपनी ओन लाइट नहीं होती है, जैसे हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं ये सारी नॉन ल्यूमिनस होती हैं। सोर्सेस आर क्लासिफाइड आइसोट्रोपिक एंड नॉन आइसोट्रोपिक। तीसरी लाइन ब्लू कलर के पेन से चलते हैं तो सोर्सेस आर क्लासिफाइड नॉन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक वो होते हैं जिनमें हमारी ऑल डायरेक्शन में वेव जाती है, लाइट रे जाती है। और बेटा एन आइसोट्रोपिक या नॉन आइसोट्रोपिक वो होते हैं जिनमें हमारी सिंगल डायरेक्शन में रे जाती है। वॉइस स्लो आ रही है। वॉइस की प्रॉब्लम है क्या किसी को, राहुल के अलावा? सर ठीक है सर। चलो बेटा बच्चों एक बात समझ लीजिएगा कि आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक सोर्सेस के बाद आ जाते हैं मीडियम। जब हम बेटा मीडियम की बात करते हैं ना, मीडियम, तो मीडियम का मतलब हो जाता है कि हमारा जो जिस मीडियम के थ्रू लाइट हमारी पास करके जाती है या लाइट हमारी आगे की ओर प्रोपेगेट करती है, तो इसको मीडियम, राइट बेटा, इसको मीडियम कहा जाता है। अब कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और देखो बेटा हमारा मीडियम तीन तरह के होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक होते हैं बेटा ओपेक। तो जैसे हमारा ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट है, लकड़ी होती है वो ओपेक होती है। लाइट जब ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, बात समझ रहे हैं? तो हमारी जो लाइट एनर्जी होती है ये ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमारी ऑब्जेक्ट को देखने में हमको हेल्प करती है। एंड लाइट रे को हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, और रे डायग्राम हमारे जो लाइट के होते हैं वो रे क्या है, सोर्स से लेकर हम ऑब्जेक्ट या डेस्टिनेशन तक का सफर बनाते हैं, एक रे से, एक ज्योमेट्रिकल पाथ से इसको इंडिकेट करते हैं। तो रे हमारी पैरेलल भी हो सकती है, रे हमारी बेटा कॉन्वर्जेंट भी हो सकती है, और रे हमारी बेटा डाइवर्जिंग भी हो सकती है। जब हमारी रे आपकी पैरेलल हो जाएंगी, एक हो जाएंगी कॉन्वर्जिंग, एक हो जाएंगी डाइवर्जिंग, एक हो जाएंगी पैरेलल, एक हो जाएंगी कॉन्वर्जिंग, एक हो जाएंगी डाइवर्जिंग। तो जब हमारी रेस के बीच का स्पेस, ये जो स्पेस होता है ना दो रेस के बीच का, अगर ये स्पेस हमारा दो रेस के बीच का घटने लगता है तो इसको कहते हैं कॉन्वर्जिंग। और दो रेज के बीच का स्पेस हमारा अगर बेटा हमारा ना दो रेज के बीच का हमारा स्पेस अगर बढ़ने लगता है तो इसको कहते हैं हम लोग बेटा डाइवर्जिंग। म्यूट करो, म्यूट करो बेटा। किसी चीज हमको तब दिखती है जब उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होना होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी हमारी बॉडी जो होती है ना बेटा हमारी, जो हमारी लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लेती है तो वो हमारी कभी दिखती नहीं है ना, कभी हमको वो दिखती नहीं। जब हमारी बॉडी लाइट को एब्जॉर्व कर लेती है वो कभी दिखती नहीं है ना। तो बेटा हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर आता है बेटा ऑप्टिक्स में एक चीज आती है बेटा, हम ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, एक होता है बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
रियल ऑब्जेक्ट जो होता है और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है उनमें एक फर्क होता है रे डायग्राम बनाने से समय। रियल ऑब्जेक्ट जैसे मिश्रा सर खड़े हैं, अब मिश्रा सर ये खड़े हैं, इसका मतलब जानते हैं कि मिश्रा सर ये सबको देख रहे हैं, इधर वाले भी देख रहे हैं, इधर वाले भी देख रहे हैं, इधर वाले भी हमको देख रहे हैं, इधर वाले भी देख रहे हैं, इधर वाले भी देख रहे हैं। इसका मतलब मेरे ऊपर जो ऊपर से बल्ब जल रहा है भाई साहब, उससे मेरे ऊपर जो लाइट गिर रही है, आई एम इल्यूमिनेटेड बाई द बल्ब, मैं बल्ब से इल्यूमिनेटेड हूँ। तो पहली बात तो मैं नॉन ल्यूमिनस हूँ, पहली बात तो मैं कैसा हूँ, नॉन ल्यूमिनस हूँ। दूसरी बात, मैं रियल ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर नॉन ल्यूमिनस, मैं नॉन ल्यूमिनस हूँ, मेरे ऊपर बल्ब से लाइट गिरती है और फिर मेरे से लाइट जो होती है वो आगे निकलती है। बेटा एक बार ग्रुप पे डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है ना, एक बार बेटा बच्चे ग्रुप पे डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई, ग्रुप पे डाल दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। तो एक तो मैं बेटा नॉन ल्यूमिनस हूँ, और दूसरा फिर मैं कैसा हूं बेटा, दूसरा मैं ऐसा हूं कि मैं रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा हूं। अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करूंगा, तो रियल ऑब्जेक्ट की तरह मैं बिहेव करूंगा तो मैं सभी लोगों को दिखूंगा और मेरे से जो रेज निकलेगी वो डाइवर्जिंग, मेरे से जो रेज निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, डाइवर्जिंग रेज। पहली, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है जहां पे कॉन्वर्जिंग रेज आती है ना। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा ये बनाया हुआ है, देखिए ब्लू कलर के पेन से, और रियल ऑब्जेक्ट हमारा ये बनाया हुआ है जिसमें हमारी ये कौन सी रेज होती है बेटा, इनको कहते हैं डाइवर्जिंग रेज, इनको कहते हैं बेटा हम लोग डाइवर्जिंग रेज, दीज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग रेज। अब बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है बेटा, देखो लिखा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन बाई ह्यूमन आई। हमारा जो ह्यूमन आई है वो हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, बिकॉज एन ऑब्जेक्ट और इमेज टू बी सीन बाई आईज, रे रिसीव्ड, जितनी भी हमारी रेज होती है ना, क्योंकि वो हमारी डाइवर्जिंग रेज होती है, वो आंखों में आनी चाहिए, हमारी डाइवर्जिंग रेज है ही नहीं। अब हमारे पास आती है इमेज, रियल इमेज वो होती है जहां पे रे डायग्राम बनाते समय हमारी एक्चुअली रेज हमारी मीट करती है, देन वहां पे रियल इमेज फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज हमारी क्या होती है, जहां पे हमारी रेज एक्चुअली मीट नहीं करती है। तो रियल इमेज में हमारी रियल इमेज में हमारी जो रेज होती है वो एक्चुअली मीट करती है। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को नहीं ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है रिटर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एनी सरफेस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लाइट एनी सरफेस कैन रिफ्लेक्ट ओनली 90-80% लाइट, 10% नहीं देता है। कोई भी सरफेस 100% क्या लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लायक होता है, कोई चमकता हुआ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस नहीं बेटा, हमारा 100% लाइट रिफ्लेक्ट करने वाला कोई सरफेस नहीं बना है आज तक। तो 100% लाइट जब रिफ्लेक्ट कराना हो तो क्या करेंगे, तो हमें TIR पे जाना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा सरफेस जब स्मूथ होता है तो रिफ्लेक्शन को रेगुलर कहते हैं, जब सरफेस हमारा रफ होता है तो रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर कहते हैं। ये वाला रेगुलर वाला एग्जांपल है और ये वाला इर्रेगुलर वाला एग्जांपल है। सुनिए रेगुलर और इर्रेगुलर में अंतर क्या है। ये रेज हमारी अगर आती हैं, ये रेज हमारी अगर आ रही हैं, अगर हमारी ये रेज आती हैं और इनका रिफ्लेक्ट करने के बाद भी जो है, अगर रिफ्लेक्ट करने के बाद भी, अगर रिफ्लेक्ट करने के बाद भी हमारी इनमें जो है ना, समझ रहे हैं, स्पेस बराबर रहता है, बराबर स्पेस रहता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर स्पेस रहता है, तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग इसको कहते हैं बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम लोग ऐसी कंडीशन पे इसको क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब हमारा स्पेस कम ज्यादा होता रहता है, जैसे आने वाली रेज के बीच में स्पेस तो बराबर है, इंसिडेंट रेज, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये स्पेस बदल गया, तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहीं भी जा सकती है बेटा, अगर रोड हमारी गीली है, साफ है, बारिश हो गई है, तो वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा।
अगर रोड हमारी सूखी है, ड्राई है, रेत पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, तो वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। आपके घर में लाइट जलने पर सब कुछ दिखने लगता है, और सोफे के पीछे भी हल्का हल्का बॉल चली जाती है, तो सोफे के पीछे भी बॉल निकाल लेते हैं, दिखता है। सोफे के पीछे भी दिखता है, सोफे के नीचे भी दिखता है, पलंग के नीचे भी दिखता है, बेड के नीचे बहुत अंधेरा है फिर भी दिख रहा है, क्योंकि लाइट हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन से दाएं बाएं से आ रही है ना। मिरर जो होता है हमारा, प्लेन मिरर या कर्व मिरर, इनमें एक तरफ पॉलिश करते हैं, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जिधर हम लोग जो है ना कंघी करते हैं, देखो हम लोग ये कंघी कर रहे हैं, तो हम लोग जिधर अपना बाल काटते हैं उधर वाला सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, RS, और पीछे वाला सरफेस होता है पॉलिश्ड वाला सरफेस होता है। बेटा कभी भी हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, तो हमारे पास कहा जाता है कि ये इंसिडेंट रे होती है, ये नॉर्मल होता है, और ये बेटा रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, हमेशा याद रखिएगा। नॉर्मल कहाँ बनाया जाएगा? नॉर्मल वहां बनाते हैं जहां पर, नॉर्मल हम वहां बनाते हैं जहां पर आपका बेटा इंसिडेंट रे आके टकराती है। हम नॉर्मल वहां बनाते हैं जहां पर हमारी इंसिडेंट रे आके टकराती है, ठीक है। और बेटा ये तीनों आपके हमारे पेपर के प्लेन पर है, तो फाइका ने सही टाइप किया है, ऑल थ्री लाई इन सेम प्लेन। बेटा हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमारा रिफ्लेक्शन का पहला नियम होता है। और रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम होता है ऑल विल लाई इन सेम प्लेन। बेटा यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करके निकालें, तो हमारे पास जो प्लेन मिरर होता है उसका हम जरा डेविएशन एंगल बनाएं, तो एंगल ऑफ डेविएशन बनाने के लिए सिंपल सा काम करना है हमको प्लेन मिरर में। बेटा एक बात समझ लीजिएगा ध्यान से, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, और यहाँ पे बनाना है बेटा हमको नॉर्मल। ये हमारा इंसिडेंट रे है और हमारे पास यहाँ बनाना है नॉर्मल। और बेटा हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? दिस विल बी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों जो हमारी इंसिडेंट रे है ना, अगर आप उसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो रिमेंबर वन थिंग, ये वाला जो एंगल कहलाता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं ये डेल्टा, क्योंकि रे जाना चाहिए स्ट्रेट। अगर ये मिरर ना होता तो रे स्ट्रेट चली जाती, मिरर आ गया है बीच में तो रे हमारी डाइवर्ट कर गई, डेविएट कर गई। जब हमारी ये डेविएट कर गई है, जब हमारी ये डेविएट कर गई है, जब हमारी ये वाली रे डेविएट कर गई है, तो इसका मतलब हो गया बेटा डेल्टा है डेविएशन। और यू नो वेल आई इक्वल टू क्या होता है? आर। तो बेटा एक होता है आई और एक होता है आर, इनको ऐड कर लो, एक होता है डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बेटा आ जाएगा आई प्लस आर। बेटा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर, का मतलब जानते हो बेटा? आई और आर इक्वल होता है, तो मे बी 2i भी लिख सकते हो आप, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 180 माइनस आपके पास हो जाएगा 2r। तो अल्टीमेटली हमारे पास दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। मल्टीपल रिफ्लेक्शन आ गया। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास कम से कम मिनिमम 2 मिरर चाहिए। तो मिनिमम 2 मिरर अगर होंगे, तो मिनिमम 2 मिरर के केस में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे हमने अगर आपसे कहा कि रे हमारी अल्फा से आ रही और ये रे हमारी अल्फा से जाएगी, तो अल्फा अल्फा इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है। और ये रे हमारी बीटा से जाएगी, तो बीटा से रिफ्लेक्ट करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया, तो ये 90 माइनस बीटा हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि 90 माइनस बीटा, और अगर मैं आपसे कहूँ कि 90 माइनस अल्फा, और बेटा प्लस हो जाएगा हमारे पास थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 180 180 कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास थीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से, ये आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा कि हम लोग निकालना चाहते हैं डेविएशन। अब जरा देखिएगा ग्रीन पेन से, ग्रीन पेन देखिएगा, ये वाला, ये वाला,
पहली इंसिडेंट रे आ रही है तो ये पहला डेविएशन फर्स्ट, तो क्या डेल्टा वन निकल आएगा? हाँ जी निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? डेल्टा वन पहले एक प्लेन मिरर से, अगर फर्स्ट प्लेन मिरर से अगर एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो, आप लोग बताओ डेल्टा वन कितना हो? अभी अभी पढ़ाया 180 माइनस 2 अल्फा। बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये बात क्लियर है ना? 180 माइनस 2 अल्फा। अच्छा, अब बेटा हम बात करते हैं, अगर ये आ गई हमारी बात है ना, ये आ गया डेल्टा वन। अच्छा बेटा, जब ये रे इधर जाएगी तो ये वाली जो रे है हमारी, कौन सी वाली रे? ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, जो हमारी ये वाली इंसिडेंट रे जा रही, जो ये वाली रे है, ये वाला देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली, तो इसको कहेंगे डेल्टा वन और इसको कहेंगे डेल्टा। तो अगर ये वाली सेकंड रिफ्लेक्शन पे रे जा रही तो डेल्टा टू कैसे निकलेगा? डेल्टा टू भी ऐसे ही निकलेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, 180 माइनस 2 बीटा। ओके करो कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला। तो एक एक एंगल के लिए, एक एक एंगल के लिए हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मतलब एक एक सिंगल सिंगल प्लेन मिरर के लिए। कोई पूछे जरा टोटल निकालो, कोई पूछे जरा टोटल निकालिए कितना हमारा डेविएशन हुआ। तो फाइनल रे हमारी ये जा रही है, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, तो फाइनल आर आर ये है और इंसिडेंट रे ये है। तो इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाइए और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाइए। ये वाला जो एंगल हो जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग क्या क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। इसको कहा जाता है डेल्टा, टोटल डेविएशन फ्रॉम इनिशियल। तो हमारे पास अब एंगल ऑफ डेविएशन टोटल कितना आया? कोई पूछे अगर, तो बेटा एक आपको पता है एक ट्रायंगल का लॉ होता है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बने, एक ट्रायंगल का लॉ होता है, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बने, ये वाला जो एंगल होता है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग डेल्टा। और ये वाला एंगल अगर हमारा, हाँ जी बेटा, अपोजिट एंगल जो होता है सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल की। हाँ, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यस सर। ये आ जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि मैं इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को मैं पूरा कह दूं तो ये पूरा एंगल हमारा आ गया डेल्टा टू, और ये वाला पूरा कितना हो गया? डेल्टा वन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाए, हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? टोटल डेविएशन ये आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा प्लस आ जाएगा 180 माइनस 2 बीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। बेटा इसको कहेंगे 360 माइनस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है थीटा। थीटा ऊपर प्रूफ कर दिया है। तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किस करेगा? डिपेंड्स ऑन ओनली एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल में हमारा ये डिपेंड करता है, नॉट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉट ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया बच्चों? यहाँ हम लोग जब सिंगल मिरर से पढ़ते थे ना, आई और आर, हम लोग जब सिंगल प्लेन मिरर से पढ़ते थे डेविएशन, तो डेल्टा डिपेंड्स ऑन
आई और आर। लेकिन हमारे पास जब कई सारे मिरर हो जाएंगे ना, तो वहां पे डेल्टा हमारा डिपेंड नहीं करेगा। नेटवर्क नहीं है अखिलेश कुमार। अच्छा भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर हम लोग की तरफ ठीक है। चलो हम लोग अगली बात करते हैं बेटा। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये सब हो गया, ये सब हो गया। तो अगर हम लोग के पास अब दो परपेंडिकुलर मिरर का केस आ जाता है, तो बेटा जब दो परपेंडिकुलर मिरर के केस में आते हैं तो हम लोग को फाइंड करना होता है। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब दो एंगल के बीच का, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, तो कोई पूछे कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? तो जब आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होगा तो 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, हम लोग थीटा फाइंड करेंगे। बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए? 90 डिग्री। और ये आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। कुल मिला के हमको ये बात समझ में आ गई बच्चों? बोलो बेटा क्लियर हो गया? यानी कि 180 डिग्री का मतलब जानते हो कि रे हमारी आ रही है और ये रे हमारी यहां से रिफ्लेक्ट करके, मतलब आने वाली रे और जाने वाली रे में 180 डिग्री का हमारा फेज डिफरेंस, यानी कि हमारा 180 डिग्री का एंगल होगा डेविएशन। इसका मतलब 180 डिग्री डेविएशन का मतलब होता है रे वापस चली जाती है, रिटर्न। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि जब हमारी रे आई इक्वल टू 0 से गिरे। और आपको पता है सिंगल प्लेन मिरर में नॉर्मली जब रे गिरेगी आई इक्वल टू 0 से, तो जब हमारी रे आई इक्वल टू 0 से जब गिरेगी, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, हमारी रे यहाँ पे गिरेगी। जैसे ये गिरेगी बेटा, और वैसे ही हमारी रे यहीं से रिफ्लेक्ट करके जाएगी। तो आई इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी सिंगल मिरर के केस में 2 टाइम्स ऑफ आई। आई का मतलब 0, यानी कि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन 180 हो जाएगा, यानी रे हमारी वापस लौट रही है, तो आर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल यही बनाते हैं। हम लोग बेटा नॉर्मल यहीं पे बनाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ग्रेजिंग का मतलब होता है कि रे हमारी ग्रेजिंग करते हुए जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये ऐसे निकल जाएगी। इसके लिए हमारा एंगल कितना होता है बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का होता है। ग्रेजिंग के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलिए 90 डिग्री। ठीक है, ग्रेजिंग का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 90 डिग्री। आप जरा कोई बच्चा बताइए, देखते कितने बच्चे बता सकते हैं इसको। यहाँ पे जगह मेरे पास है। बताइए, एक एंगल हमारा, एक प्लेन मिरर ये है, इसी में क्वेश्चन हम कराए दे रहे हैं थोड़े बहुत, और एक प्लेन मिरर हमारा ये है। तो हमारी रे ऑफ लाइट जो होती कहाँ से आती है? ये ये ठीक है। और अगर हमारी ये बताओ 60 डिग्री का एंगल है, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का बेटा? 60 डिग्री का एंगल। तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड लास्ट रिफ्लेक्टेड?
ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है एंड लास्ट रिफ्लेक्टेड रे। बहुत बड़ी बात है। फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट इंसिडेंट रे एंड लास्ट रिफ्लेक्टेड। हमें एंगल निकालना है फर्स्ट इंसिडेंट रे और लास्ट रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल फाइंड। तो बच्चा बता सकता है? तो बच्चा बता सकता है? फर्स्ट 60 डिग्री 30 नहीं, ये वाली जो रे हमारी है ना, जिसपे रे ऑफ लाइट हमारी जो इंसिडेंट हो रही है, इसको कहते हैं पैरेलल टू फर्स्ट। यस सर। इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू M1, ये M1 है और ये M2। अब लगाओ, अब लगाओ बेटा। अब लगाओ, मैं बता। अगर मैंने पूछा है, जल्दी करिए। एक बार बताएं बच्चों, एक बार बताएं, आपसे पूछा गया है डेल्टा, और डेल्टा पूछने के लिए आपको एक बात समझ लीजिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस 2 इंटू 60 आएगा। और लेकिन आपका आंसर 240 डिग्री आ रहा है। लेकिन अगर हमको इस तरह की लैंग्वेज पूछी जाती है कि, है ना, हमको डेविएशन नहीं पूछा जाता है, तो एक बात सारे बच्चे समझ लीजिएगा। जैसे इधर देखिएगा, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। कोई पूछे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो कुछ जवाब इधर से भी आ जाता है, कुछ जवाब इधर से भी आ जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा एंगल 240 भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में हमें 240 दिया होगा तो 240 लगाएंगे, 120 दिया होगा तो 120 लगाएंगे। बताइए, एग्री करिए मेरी बात पे। मेरी बात आप एग्री कर रहे हैं? जरा मैं इसको बताऊं कि हमारे पास ये वाली जो रे है, अगर ये 60 डिग्री से गिरेगी तो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, और इसका मतलब 30 डिग्री एंगल पे हमारी रे यहाँ पे गिरेगी। तो 30 डिग्री एंगल ये आ गया, 60 डिग्री ये आ गया, तो फिर 60 डिग्री ये वाला आ गया, राइट? ठीक, अब बताओ, इसका मतलब 30 डिग्री एंगल पे हमारे पास यहाँ पे भी गिरेगी। तो 30 डिग्री पे जब यहाँ पे गिरेगी तो हमारी रे ऐसे जा रही है, और ये वाली रे हमारी, इसका मतलब 30 डिग्री एंगल ये और 60 डिग्री एंगल ये। बोलो, एग्री कर रहे हैं मेरी बात? अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? बोलो, 60। तो फिर ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? बोलो। 60। आप समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर बच्चों? 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। यस। अब आपका कौन सा वाला एंगल निकलेगा? एंगल निकलेगा ये वाला, ये 120 डिग्री का। इसीलिए 240 डिग्री नहीं आएगा। बोलो बेटा, आ गया? और अगर रोटेशन से लेंगे, तो रोटेशन से हम अगर लेंगे तो हमारा 240 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो बेटा कुल मिला के क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? बताइए तो आगे बढ़ेंगे। आ गया? चलो बेटा, एक बात हम आपको और सिखा दें। ऊपर जो मैंने बताया, ये मैंने जो सिखाया आपको,
इसमें एक बात और सीख लीजिए, आप पेन का कलर बदल देते हैं। बताइए ये कौन सा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बताइए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। माइनस में है, मतलब डेल्टा जो होता है, डेल्टा आपका अगर क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस में आता है, और अगर एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है तो प्लस में आता है। हमारा क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस में आता है, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो प्लस में आता है। ठीक है, इसका मतलब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बेटा, तो हमने आपको ये बोला ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, और ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस माइनस। कहने का मतलब है कि हम इसमें एल्जेब्रिक सम भी ले सकते हैं, है ना। अब बेटा आगे आ जाते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला रोटेशन। अगर किसी प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं थीटा एंगल से, तो हमारी नॉर्मल रोटेट होता है सेम एंगल थीटा से, और हमारी रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट होती है वो डबल एंगल थीटा से। मतलब यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है, आप इसको फिक्स कर दीजिए। हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी डबल एंगल से रोटेट करती है। तो हमने आपको बता दिया एंगल ऑफ रोटेशन, तीनों के लिए अच्छे से लर्न कर लीजिए। कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल अपॉन टाइम, और डिवाइड करके निकालेंगे तो हमारे पास जितनी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपकी प्लेन मिरर की, उसकी उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी बेटा आपकी किसकी, नॉर्मल की, और उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी किसकी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे डबल, क्योंकि डबल वाले से एंगल से हमारी रोटेट करती है रिफ्लेक्टेड। बेटा बात करते हैं ऑब्जेक्ट, जब हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट के सामने जैसे इमेज बनती है ना, तो इसको जरा समझिएगा कि प्लेन मिरर से जब हम इमेज बनाएंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है और हम लोग इमेज बनाने जा रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस पर होगा बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका प्लेन मिरर से जितना ही डिस्टेंस पर होगा, है ना। मान लीजिए प्लेन मिरर से ये हमारा 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो आपका जितनी दूरी पे रखा है तो आपको उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। तो इसका मतलब पहली बात तो ज्योमेट्री से ये समझ लीजिए, इमेज आपकी सेम डिस्टेंस पर बनेगी, ये समझ लीजिए बेटा। इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, ये समझ लीजिए। इमेज आपकी इक्वल डिस्टेंस पर बनेगी, ये समझ लीजिए। बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये समझ लीजिए आप। हमारी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये वाली बात समझ लीजिए बेटा। हमारी जो इमेज बनेगी ना वो हमारी बेटा इन अपराइट बनेगी, सीधी बनेगी, इसको समझ लीजिए। इसको हमारी जो इमेज बनती है इसको हम लोग अपराइट इमेज कहते हैं। तो बेटा क्या ये बातें आपको प्लेन मिरर की ठीक हो गई? अगर हम लोग एक काम कर लेते हैं, जैसे ये कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारी जो इमेज बन, हाँ जी है, सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दीजिए प्लीज। ये दे देंगे बेटा, परेशान मत, ये हम दे देंगे, ठीक है। फटाफट देखते जाइए, ठीक है। ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटेंडेड। तो जितनी हाइट हमारी ऑब्जेक्ट की होती है बेटा, उतनी ही हाइट हमारी ज्योमेट्री से इमेज की बनती है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है कि O इक्वल टू आई हो जाएगा। दूसरी बात होती है इक्वल डिस्टेंस होती है, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी, डी हमारा इक्वल हो जाएगा। और तीसरी बेटा बात जो होती है हमारी वो क्या होती है, जरा समझिएगा ध्यान से, कि यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि साइज इक्वल हो गया, इक्वल डिस्टेंस हो गई, एंड वर्चुअल इमेज बन जाती और अपराइट इमेज बनती, सीधी इमेज बनती। वर्चुअल इमेज बनेगी और अपराइट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, स्ट्रेट इमेज बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? और कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो जो मैग्निफिकेशन होता है ना, ये हमारा यहाँ पे मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे बच्चों। तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, हाइट ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई आ जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी आई, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी ओ। बेटा आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। और यहां पे बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आती है उस डायरेक्शन में सारी डिस्टेंसेस को नापेंगे हम। तो ऑल डिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब नापेंगे हम लोग ऑल डिस्टेंसेस शुड बी नेगेटिव। जितनी भी डिस्टेंसेस हम लोग बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है यहाँ पर कोई प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा बनाया नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें हम लोग अप लेंगे अप तो ये प्लस आएंगी, जितनी डाउन लेंगे वो क्या होंगी माइनस। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर बेटा हम बात करें यहाँ पे, तो हमारा मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमारा यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन लगा लो, तो ऑब्जेक्ट मान लो हमारा बेटा h मीटर हाइट का है, तो ये भी हमारा h मीटर हाइट का हो जाए, तो दोनों ही हमारी h मीटर हो जाए। कट जाएगा तो +1 आ जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, +1 हो जाएगा, मैग्निफिकेशन आ गया। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है अगर मैग्निफिकेशन में m की जो साइन है अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज। इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। एक होता है कि हमारी इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। जैसे हमारा जो P बनता है, जो हमारा P बनता है, देख लीजिए कैसे बनता है, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में हो जाता है। तो कौन सा ऐसा लेटर है जो हमारा लेटरली इन्वर्ट नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। H नहीं करेगा, एम नहीं करेगा। आई नहीं करेगा। बहुत सारे नहीं करेंगे, ये देखो यस, एम नहीं करेगा। ये सारे नहीं करेंगे। एम नहीं। तो बेटा याद रखिएगा जब कभी, अच्छा अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं पास्ट ईयर में देखिएगा, PYQ में देखिएगा, इनके क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, हाँ सिमेट्री क्या लिखा है बेटा, उत्कर्ष सिमेट्री वाले इन्वर्जन शो नहीं कर, हाँ ठीक है बेटा। आइए यहाँ पे बात करते हैं, हाँ बेटा सुंदरम थोड़ा डाउन कर दीजिए स्क्रीन। जी बस बस बस। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखिएगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि जितना हाइट हमारी ऑब्जेक्ट की होती है उसकी जस्ट हाफ हाइट हमारी मिरर की रिक्वायरमेंट होती है टू सी द कंप्लीट इमेज। पूरी इमेज देखने के लिए जस्ट हाफ इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मिरर। सर घड़ी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? घड़ी हाफ रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट पता है इसमें हाफ होती है, ठीक है बच्चों। अब घड़ी वाला बताएंगे अभी, कौन बोल रहा था बेटा, घड़ी वाला भी बताते हैं, ठीक है।
क्लॉक वाला बेटा बताते, लैग कर रहा है ना, हाँ लैग कर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे लैग कर रहा है। बेटा आगे बढ़े, बोलो ठीक है यस अब। सर, यस सर। अच्छा बेटा देखिएगा, कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हम ये आपको बताने जा रहे हैं, पहले पी वाई क्यू जब आप लगाओगे ना तो हाइट वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। किसी बच्चे को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? बोलो बेटा, ये बात पता है कि नहीं पता है? अरे ये बात पता है आप लोगों को? नहीं पता है? हाइट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बेटा पी वाई क्यू में नहीं है ही नहीं, आते ही नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है ना बेटा। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, हाइट प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी में ही नहीं है, पूरी एनसीईआरटी ढूंढ लीजिए प्लेन मिरर में हाइट ऑफ को लेके कोई। लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि गलती से कोई अगर न्यू लाइट के पेपर आप लगा रहे हैं और हमारे टीचर्स दे दें पुराने पेपर निकलवा के और सीपीएमटी का बड़ा हो तो है, वो मैं इसलिए मैं बता, इसलिए मैं जानबूझ के बता रहा हूं, वो मना करने के बाद भी। जैसे ये प्लेन मिरर लगा है और टार ये है, ये ऊंचा ऊंची एच मीटर ऊंची टार है। अब आपको कितनी हाइट चाहिए मिरर की ये पता करना है जिससे टार की पूरी इमेज बन जाए। तो अगर ये समझना, अगर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जर्वर ये है, ये ऑब्जर्वर ओ पे हमारा ऑब्जर्वर, वो क्या है ऑब्जर्वर, तो कभी अपना एक्सपेरिमेंट करके देखो आप लोग, कभी अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो तो आप अपनी दीवार के पीछे की चीज जो है देखने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, यानी पीछे की चीज देखने के लिए मान लीजिए यहाँ पे घड़ी लगी हुई है, तो अगर घड़ी लगी हुई है तो ये देखने की कोशिश कर, ये इंसिडेंट रे घड़ी से आई और आपकी आंखों में गई। कई बार ऐसा होता है कि दीवार ये है, वॉल है बेटा, और वॉल पे घड़ी हमने यहां लगा दी और हम यहां खड़े, तो हमारे प्लेन मिरर में ये घड़ी जाएगी, इमेज जाएगी, मतलब रे जाएगी और रिफ्लेक्ट करके हमारे पेट में चली जाएगी, आंख में नहीं जाएगी। बोलो, ये घड़ी है, ये रे गई, ये मुंह में जा रही है, ये घड़ी है, ये रे गई, ये आंख में। ओके क्लियर करो, वाई वाई टाइप का कंसेप्ट बना कि नहीं बना? मतलब आई बराबर आर, मतलब आज आपको हाइट जो है ना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दी सारे बच्चे, आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो घड़ी की जो हाइट है ना बेटा, ये घड़ी की एक हाइट पर्टिकुलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दीवार में पीछे घड़ी लगी है तो आप अपना बना डालो, अपने आप को दिखाई पड़ जाएगी। तो हाइट ऑफ मिरर कितनी चाहिए? तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए प्लस बी और कैपिटल एच। कैपिटल एच घड़ी की हाइट है और ए हमारी पर्सन की डिस्टेंस है और बी हमारी पूरी डिस्टेंस है दोनों के बीच, कंप्लीट डिस्टेंस। तो कभी कभार क्वेश्चन इसका न्यू लाइट के पेपर में भले आ जाए, जैसे कोई कह दे कि एक पर्सन अपने कमरे की, ये रूम की वॉल है, रूम वॉल नंबर 1, रूम की वॉल नंबर 1, और रूम वॉल नंबर, रूम वॉल नंबर, रूम की वॉल नंबर 1 है और रूम की वॉल नंबर 2। बताइए बेटा, इसका मतलब है कि हमारा जो बंदा है वो हमारा इन दोनों के जस्ट बीच में,
जब हमारा बंदा इन दोनों के जस्ट बीच में, बताइए, तो हमारा बंदा जो है ना बिल्कुल हमारा जस्ट इनके बीच में, जब इनके जस्ट बीच में है यानी कि ए इक्वल टू क्या, ये जो बी है हमारा ये क्या हो जाएगा, जस्ट 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए। तो हमारी बेटा वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल 1/3 हाइट चाहिए। मतलब घड़ी लगी है आपकी मान लो यहाँ पे 30 मीटर की ऊंचाई पे, तो 30 मीटर की हाइट पे घड़ी लगी है, तो आपको कितना हाइट ऑफ मिरर चाहिए, हाइट ऑफ मिरर लगाना है ये वाली। सर आपको ये कैसे पता लगा कि नीचे लगाना है? हाँ 10 मीटर का लगा। नीचे क्यों लगाना है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये मिरर नीचे लगेगा, रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो मिरर हमेशा नीचे लगेगा। एक ये प्रॉब्लम है, एक ये बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है बेटा, इसको समझिएगा। लेकिन अगर आप बताइए करा दें, बताइए ना कराएं, एनसीईआरटी में नहीं दिया और आएगी नहीं बेटा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। बोलो बच्चे, नो सर, बताइए। अब पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको ये नहीं, हाइट ऑफ मैन या हाइट ऑफ मिरर से सवाल कभी नहीं आया एग्जाम में। बोलिए कराएं कि छोड़ दें? नहीं कराएं ना? हाँ बेटा नहीं आएगा, बिल्कुल कंफर्म नहीं आएगा, है ना? तो क्योंकि जब 34 साल में नहीं आया, 34 ईयर में नहीं आया, तो अब क्या आएगा? अब आप समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपका यहां से बनता है, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। अब आप देखिएगा, ये 2 प्लेन मिरर है और 2 प्लेन मिरर है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। और इन दोनों प्लेन मिरर में हमने इंसिडेंट रे को इधर से दिया है, और ये एंगल हमारा इंसिडेंट रे का कितना है बेटा, थीटा। ये रे हमारी इधर जा रही है, फिर ये इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर आओ भी जागी आ गई ना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास ये इन दोनों मिरर के बीच का स्पेस है बी, और हमारे मिरर की लेंथ कितनी है एल, तो जब एक बार हमने, जब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो बताइए ये वाली कितनी दूरी हो जाएगी, बी टेन थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसको बोलेंगे बी टेन थीटा। और जब ये बी टेन थीटा हो जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि रे हमारी जब गिरेगी इधर से और जब तक निकल ना जाए दोनों प्लेन मिरर से, तब तक आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस अगर पूछे जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस अगर पूछे जाएं तो L डिवाइडेड बाई एक बार रिफ्लेक्शन में यूज लेंथ, ये आ जाएगा बी टेन थीटा। और कभी कभी आपसे कह दिया जाता है इंक्लूडिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो जब पहला रिफ्लेक्शन काउंट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे बेटा इतने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल आ जाए प्लस 1। अब अगर मान लीजिए इसका कोई क्वेश्चन हम आपको दे दें और यहां से बेटा हमारी रे जो है वो 45 डिग्री एंगल से गिरती है, तो 45 डिग्री एंगल से गिरती है और ये 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन और 1 मीटर की लंबाई है हमारी प्लेन मिरर्स की। काउंट करिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बिफोर गोइंग आउट, बाहर निकलने के पहले नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस निकालने। आ गया, इसने यहाँ का आ गया। और
ग्रेट बेटा। और बेटा, बेटा बताओ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे बच्चे लगाओ, क्या कर रहे हो? 101 आ जाएगा, नीचे वाला लगाना है, क्योंकि जब आप ये वाला लगाओगे ना तो पहला वाला काउंट नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हमारे जो आ जाएंगे हमेशा हम काउंट करेंगे पहला वाला, 100 नहीं लगाएगा कोई। तो बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? एल हो जाएगा 100 और बी हो जाएगा 1 और 1045 और हमारे पास आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा हमारे पास 100। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहां से आता है, घड़ी वाला। ये क्लॉक वाला क्वेश्चन होता है और ये लेटरल इन्वर्जन से चलता है। मान लीजिए घड़ी में आपका बेटा यहाँ पे 7 बज रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉक ये है और इमेज यहाँ दिखेगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि इमेज का टाइम हो जाएगा 11:60 ले लो माइनस टाइम इन ऑब्जेक्ट। बताइए 11:60 ले ले और टाइम इन ऑब्जेक्ट कितना हो जाए? टाइम इन ऑब्जेक्ट बताइए कितना हो जाए? आपका टाइम इन ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, बोलो 7 PM या जो भी है, तो 7। बताओ 11 में से 7 गया कितना आया? 4। 4 बज के कितने मिनट आया? 60 मिनट। आपका 5 बजेगा। क्या बजेगा बेटा? 5 बजे। बोलो क्लियर हो गया? मान लीजिए आपने कह दिया बेटा हमारा ऑब्जेक्ट का टाइम है, ऑब्जेक्ट क्लॉक का टाइम है 8:25। बताइए इमेज का टाइम बताइए, इमेज क्लॉक का टाइम बताइए, इमेज का बेटा टाइम बताइए। तो 11:60 में 8:25 माइनस कर दीजिए, 3:35 आते। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट बताते हैं बेटा। नंबर ऑफ इमेज, अगर हम नंबर ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट बताए ना बेटा, तो हमारे पास अगर हम लोग ध्यान दीजिएगा, 2 प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को लेते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में लेते हैं बेटा हम लोग, ये होता है अनसिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली। और ये होता है सिमेट्रिकली। ये होता है सिमेट्रिकली, बिल्कुल बीच में। राइट, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये बराबर बराबर एंगल। तो सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली क्लियर हो गया। सबसे पहले आप निकालोगे n और 360 को आप लोग थीटा से डिवाइड कर दिया करो, कॉन्सेप्ट समझिए। और अगर n की वैल्यू आ जाती है ऑड इवन कुछ भी आ जाता है, नंबर ऑफ इमेज निकालना आता है बच्चों? कोई बच्चा कॉन्सेप्ट बता सकता है नंबर ऑफ इमेज का? अगर n की वैल्यू आ जाती है बेटा ऑड, बताइए n की वैल्यू जब ऑड आ जाएगी तो क्या करो? एनी और n की वैल्यू अगर हमारी इवन आ जाएगी तब क्या करो? n+1 कर देंगे, और में एनी रहने देंगे। ऑड वाले में क्या रहेगा? n रहेगा। हमने आपसे ये तो नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि हमने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है कि एसिमेट्रिकली रखा है? n-1 होगा सिमेट्रिकल के लिए, ऑड में। अब रुक जाओ,
आप लोगों ने पूछा नहीं। और सर asymmetric- सिमेट्रिकल में n-1। देखो एसिमेट्रिकल, बताइए अगर ऑड आ जाएगा तो एसिमेट्रिकल में कितना हो जाए? टेबल बनाइए। वेरी गुड, जल्दी बताइए। ऑड वाले में एसिमेट्रिकल में n रहेगा और सिमेट्रिकल में n-1। और बताइए इवन वाले में, दोनों में, n-1। दोनों में कि एक में? दोनों में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 360 एंगल हमारा 90 डिग्री का आ रहा है, कोई दो हमारे प्लेन मिरर हमारे 90 डिग्री पर है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ, और 4 हमारा क्या है? इवन। तो हम चाहे जहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे हमारी नंबर ऑफ इमेज बनेगी 4-। तो परपेंडिकुलर नॉर्मल मिरर के केस में, नॉर्मल मिरर्स के केस में हमारे पास नंबर ऑफ इमेज आ जाएगी। नॉर्मल मिरर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर मान लीजिएगा n की वैल्यू हमारी दशमलव में आती है, फ्रैक्शन में आती है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ले लेते हैं, यस सर। केवल इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? हम लोग क्या लेते हैं बेटा? इंटीग्रल पार्ट बच्चों, केवल इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज का बवाल क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। ब्लॉक का क्लियर हो गया, नंबर ऑफ इमेज का क्लियर हो गया, और आपके पास ये देखिए पैरेलल वाला क्लियर हो गया। और आपका बस एक बात और है जो मुझे बतानी है, बाकी सारी बातें क्लियर है हमारी। एक बात हमारी और बतानी मुझे, वो है फ्रैक्शन वाला एग्जांपल। कोई भी 72 डिग्री ले लो बेटा, फ्रैक्शन वाला एग्जांपल में आप 72 डिग्री लो, तो जरा एंगल 72 डिग्री लीजिए सारे बच्चे। 72 डिग्री में कितना आ जाए? नहीं 72 डिग्री मत लो, आप यहाँ पे ले लो 70 डिग्री। तो n निकालोगे तो 70 डिग्री में कितना आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 5.1। 5.1। तो 5.1 में 5 इमेज बनी, 5 इमेज बनी। एक होता है बेटा, पहले आता था अब नहीं आता है, ये हमारे पास बेटा होता है एक मिरर लगा है, कमरे की 2 दीवार है पैरेलल वॉल, कमरे में पैरेलल वॉल पे मिरर, वॉल 1 वॉल ना पैरेलल नहीं, एडजेसेंट वॉल, कमरे में एडजेसेंट वॉल पे मिरर लगा। अब आदमी यहाँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? पक्का 90 डिग्री एंगल है, तो हमारी नंबर ऑफ इमेज बनेगी 5। 3 बनेगी। यस सर 3। ठीक है, अब 3 बनेगी कैसे? देखो कहाँ बनेगी? एक तो इमेज बनेगी इस आदमी की ठीक इसी के पीछे, और दूसरी इमेज बनेगी, ये I1 ले लो, और दूसरी इमेज बनेगी ठीक दूसरे मिरर के पीछे, और तीसरी इमेज बनेगी ठीक बेटा इसके पीछे। तीन इमेज बन गई, I1 I2 I3। और अगर मिरर छत पे भी लगा, इफ सीलिंग मिरर लगा, अगर सीलिंग मिरर भी है, यानी कितने मिरर हो गए? 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस 7। ना बनेगी 7, दिखेंगी 6 और दिखेंगी दिखेगी 6। क्योंकि आदमी जब 6 देखेगा तो 1 नहीं देख पाएगा, और जब 1 देखेगा तो 6 नहीं देख पाएगा। बोलो, ये देखो मेरी तरफ देखो, मैं दिख रहा हूँ बच्चों? वीडियो खुला है मेरा? यस सर। यस सर। मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो मैं अगर अपने को देखूंगा तो मैं 6 नहीं देख पाऊंगा, और जब मैं 6 देखूंगा तो मैं अपने को नहीं देख रहा हूँ। ये कंसेप्ट हो। बाकी कंसेप्ट पूरा हो गया। अब हम आपको बाकी पूरा का पूरा, एक हमारा ड्यू है, हम आपको नोट कर दे रहे हैं, अगले वाली क्लास में बता दीजिएगा। पैरेलल वाला केस बता, जो इनफाइनाइट इमेज बनती है बेटा,
जी सर। पैरेलल केस ड्यू है, वो जब हम कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे तो वहीं से यहीं से शुरू करेंगे, पीडीएफ में जगह नहीं है। तो अब हम आपको एक बेटा शीट शेयर करेंगे। सर घड़ी वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? घड़ी घड़ी तेज बोलो थोड़ा। वॉच। वॉल वाला ना? Watch. घड़ी पर रखो, Watch. watch। Watch घड़ी वाला। घड़ी वाला बोल रहे हैं। बेटा घड़ी वाला तो सीधे सीधे है बेटा, ये कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉक दिया जाए और ऑब्जेक्ट क्लॉक में जितना भी टाइम हो, तो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि 11 से 11:60, 11 घंटे 60 मिनट में टाइम ऑब्जेक्ट वाला माइनस कर दिया करो। जो भी 7 बज रहा है तो 7 माइनस कर दोगे तो 4 घंटा 6 मिनट 60 मिनट आ जाएगा। अगर आपका टाइम इन ऑब्जेक्ट, अगर आप बेटा कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए ये वाला हो रहा है टाइम, तो आपका 3 घंटा 35 मिनट आ जाएगा। सिंपल सा है। तो बेटा हम आपको एक शीट शेयर करेंगे, और जिस शीट में पहली बात तो ये शेयर करे दे रहे हैं हमारे प्लेन मिरर थ्योरी, यस सर, ये शीट बहुत जरूरी है ना। प्लेन मिरर थ्योरी किए दे रहे हैं ताकि आप लोगों का एक पार्ट ये क्लियर हो जाए कि भैया ये पार्ट हमारा तैयार हो गया। अब मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा हूं कि प्लेन मिरर में वेस्टेज ऑफ टाइम है इससे ज्यादा तरह के सवाल लगाने। समझ रहे हैं मेरी बात? सर। तो जितने तरह के सवाल लगाने होंगे वो मैं आपको शीट शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है? सर तो उतने तरह के सवाल आप लोग लगाइएगा केवल। फिर नेक्स्ट वाले में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, तो हम आपको एक पैरेलल वाला केस बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सर। चलो बेटा बाय। गुड नाइट सर। सर ये वाली शीट Good night, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट बेटा। हम जुड़े रहिए लगातार और करते रहिए क्लास, जी सर, थैंक यू। बिल्कुल हिम्मत से क्लास करते रहिए और पक्का सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, बताते जाइए। सर बेटा हेलो। हाँ सर, ऑनलाइन वाले ग्रुप में सर हमें ऐड करा दीजिए सर। क्लास जैसे आपको या हाँ, करा दें। इम्पोर्टेंट हो कर लेंगे। कर देंगे, ठीक है, करा दें। हाँ सर। अतुल ना? हाँ सर हाँ। ठीक है। वो सर वो टेस्ट देता हूँ लक्ष्य में सर। हाँ आज मैं याद आ गया तो। हाँ सर। ठीक है, कराते हैं। ठीक, कल मैं याद दिला दूंगा दिन में। ठीक है ठीक। बाय बेटा। सर थैंक यू। बाय, थैंक यू।